सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन चैप्टर 1 हमारा लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने 2 लेक्चर के अंदर इसका अमालगमेशन का मीनिंग समझा, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन समझा, कितने टाइप्स के मर्जर क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है, फिर उसकी कंडीशंस क्या होती है, उसकी वेंडर के हिसाब से हमें किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिपेयर करने होते हैं, परचेसिंग कंपनी के अकाउंटिंग किस तरीके से तैयार करने होते हैं और वेंडर का किस तरीके से होता है, वो सब हमने आगे 2 लेक्चर में डिस्कस किए। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पर्टिकुलर ये है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर टाइप का अमालगमेशन जो है उसमें क्या मेथड हमें यूज़ करनी है वो हम समझेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 अमालगमेशन आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के अमालगमेशन है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेस। परचेस वाला पार्ट जो था वो हमने आगे देख लिया, अब हम देखेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर टाइप का अमालगमेशन जो है उसमें कुछ कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी होती है और वो कंडीशन है इस तरीके से। सबसे पहले assets and liabilities of the old companies must be transferred in the new company at the same figure. परचेसिंग कंपनी जो है वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेती है वेंडर कंपनी की, बराबर। हम परचेस के टाइप से देखे जाए तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो ओल्ड कंपनीज है, ओल्ड कंपनीज की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो न्यू कंपनी जो फॉर्म हो रही है वो सेम फिगर से ट्रांसफर करेंगी। मतलब उसकी मार्केट वैल्यू हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी नहीं है, ओनली एंड ओनली बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट हमें दी है वही वैल्यू से हमें ट्रांसफर करनी है टू द न्यू कंपनी। शेयर होल्डर्स होल्डिंग 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनीज शेयर मस्ट बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू कंपनी। मतलब जो पुराने शेयर होल्डर है जो पुरानी कंपनी के, वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, बट 90% नए कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो ओल्ड कंपनी के होने चाहिए। 10% ही न्यू शेयर होल्डर बन सकते हैं, बराबर है। तो ये होल्डिंग का पार्ट आ गया। नंबर 3 देखते हैं कंडीशन, द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी मस्ट बी पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। मतलब जो पुरानी कंपनी यानी कि ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है उसको जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट आप इन द फॉर्म ऑफ न्यू इक्विटी शेयर ऑफ द न्यू कंपनी, नई कंपनी के नई इक्विटी शेयर ही से आप पेमेंट कर सकते हैं, बराबर। नंबर 4 इज कंडीशन, द इंटेंशन मस्ट टू बी कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनीज आफ्टर अमालगमेशन। अमालगमेशन के बाद कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू रखने का इंटेंशन होना चाहिए, ना कि मर्जर करने के बाद बंद कर दे, ठीक है। नो चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड कंपनी मस्ट बी द मेड इन द न्यू कंपनी। नई कंपनी के अंदर पुरानी कंपनी की कोई भी एसेट्स लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी नहीं, जो पहली कंडीशन थी वही है लास्ट वाली, यानी कि नई कंपनी जो है वो ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ले लेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देगी, बट उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अगर अमालगमेशन के अंदर ये 5 कंडीशन है तो ही इसे माना जाएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर, नहीं तो ये कहा जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेस। जैसे पहली कंडीशन जो है वो एसेट लाइबिलिटी के अगर आपको मार्केट वैल्यू से लेने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो मर्जर नहीं है, वो क्या है, परचेस। 90% शेयर होल्डिंग भी नहीं है तो भी ये मर्जर नहीं है,
परचेस है। मतलब चारों की, ये पांचों की पांच कंडीशन जो है वो ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नॉट एनी वन और एनी थ्री और टू और फोर, ऑल कंडीशन। एनी वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन इट इज नॉट अ परचेस, सॉरी मर्जर, बट इट इज अ इन द नेचर ऑफ परचेस अमालगमेशन। आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें ये कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत है जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आप मर्जर टाइप के अमालगमेशन के क्वेश्चन सोल्व करिए, तो हमें ये कंडीशन वहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्या? तो एसेट्स लायबिलिटी पूरी की पूरी ले लेनी है, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है। इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर से ही पेमेंट करना है, बराबर। जो फोर्थ वाला कंडीशन है वो तो हमें कैलकुलेशन में कहीं काम में नहीं आने वाला, बट वो ध्यान में रखना है कि वो इंटेंशन होना चाहिए, वो आपको थियरी में कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। अब इन द नेचर ऑफ परचेस में क्या था? तो एन अमालगमेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन और मोर द सच कंडीशन फेल्स इन द कैटेगरी ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। मतलब बस यही है कि इसमें से अगर एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाइड नहीं की तो वो क्या है? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। यानी कि दो टाइप्स के जो अमालगमेशन थे उसमें हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हमने देख लिया था कि परचेस टाइप का जो अमालगमेशन है उसके अंदर हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, नेट एसेट वाला कंसेप्ट, गुडविल वाला, कैपिटल रिजर्व वाला, उसकी जनरल एंट्री, उसके बैलेंस शीट, वो सब हमने देखा। आप मर्जर वाला देखने जा रहे हैं तो मर्जर के अंदर ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे पॉइंट्स वो आपको खास ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्या है? तो नई कंपनी यानी कि न्यू कंपनी टेक्स ओवर ऑल एसेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व ऑल्सो। नई कंपनी ओल्ड कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी एंड रिजर्व ऑल्स आर टेकन। क्या क्या लेती है? एसेट्स लायबिलिटी एंड रिजर्व, एसेट्स लायबिलिटी एंड रिजर्व ऑल। ओनली चेंज इन शेयर वैल्यू, सेकंड वन इज ओनली चेंज इन शेयर वैल्यू, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओनली एंड ओनली चेंज होता है शेयर्स की वैल्यू में, जनरल रिजर्व में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाकी कहीं कुछ चेंज होता नहीं है। एसेट एज इट इज लेनी है, लायबिलिटीज एज इट इज लेनी है, रिजर्व एज इट इज लेनी है। तो चेंजेस किस में हुआ? कैपिटल यानी कि शेयर्स की वैल्यू में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और जनरल रिजर्व में कुछ एडजस्टमेंट होगा तब, बाकी कुछ चेंज होता नहीं है। एज इट इज हमें नई कंपनी में लेना है। चलिए, तो सेकंड मेथड हम देखते हैं, अकाउंट्स ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है बहुत ही इजी, डिफरेंस बिटवीन शेयर वैल्यू। सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन शेयर वैल्यू। तो नई कंपनी के शेयर वैल्यू हमें पहले लिखनी है, उसमें से ओल्ड कंपनी के जो शेयर्स दिए हैं वो माइनस करने हैं, हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस इन डिबेंचर। डिबेंचर की अगर वैल्यू चेंज होती है तो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस, वो हमें फाइंड करना है। तो नई वैल्यू लिखनी है और पुरानी वैल्यू यानी कि ओल्ड कंपनी की वैल्यू लिखनी है। यानी कि जो नई कंपनी जो ओल्ड कंपनी के डिबेंचर होल्डर को जो भी डिबेंचर इश्यू करती है उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उस हिसाब से उसमें वैल्यू का चेंजेस होता है, तो वो चेंजेस हमें फाइंड करना है, यानी न्यू माइनस ओल्ड करना है। नंबर थर्ड इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। यस, अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आया, एक डिफरेंस हमें यहाँ पे मिला, एक डिफरेंस हमें यहाँ पे मिला, तो डिफरेंस एडजस्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना है? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए इस दोनों के अमाउंट में चेंज होगा। पहले क्या लिखना है? फर्स्ट कंपनी का बैलेंस, फिर लिखना है सेकंड कंपनी का बैलेंस, दोनों का टोटल करना है। यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं है, प्लस आएगा। दो ओल्ड कंपनी है ना, तो दोनों ओल्ड कंपनी का हमें यहाँ पे पहले लिखना है जनरल रिजर्व, फिर इसका टोटल करना है और टोटल में प्लस और माइनस करना है एडजस्ट डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे अगर डिफरेंस माइनस में आता है यानी नए शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, ओल्ड शेयर की वैल्यू कम है, तो वो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। जो ये शेयर्स की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास उसका क्लोजिंग बैलेंस। अब कब माइनस करना है कब प्लस करना है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पे हम ऐसा बोल देंगे कि इधर माइनस है तो इधर माइनस करना है, इधर प्लस है तो प्लस करना, तो आप दिमाग में बिठा लोगे कि बस ऐसा ही करना है, पर उसको कंसेप्टली समझना है कि क्यों माइनस होगा क्यों प्लस होगा। बट स्टेप ये है कि पहले आप डिफरेंस फाइंड करो शेयर्स की वैल्यू का, फिर डिफरेंस फाइंड करो डिबेंचर की वैल्यू का, फिर जो शेयर का है उसको हम कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे हम जनरल रिजर्व।
और उसका क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने कि एडजस्ट अगेंस्ट जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व भी माइनस में चली जाती है, यानी कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा माइनस हो जाता है, तो हमें कहाँ पे जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ डिफरेंस प्लस, यानी कि यहाँ पे अगर डिफरेंस प्लस में आता है, यहाँ पे डिफरेंस अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि नए शेयर की वैल्यू ज़्यादा है और ओल्ड शेयर की वैल्यू कम है। तो हमें प्लस आता है तो क्या करना है, डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस आया तो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे अगर माइनस आया तो यहाँ पे प्लस करना है। डिबेंचर का जो डिफरेंस है वो उसको हमें एडजस्ट करने के लिए क्या यूज करना है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम यहाँ पे भी प्लस आता है तो उसको माइनस करना है और माइनस आता है तो प्लस करना है। देखो अब अगर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस प्लस में आया तो उसको बैलेंस शीट में शो करना है, ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। और अगर ये डिफरेंस जो है वो माइनस में चला गया तो उसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिकॉज जनरल रिजर्व का कभी भी माइनस बैलेंस नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो सकता है। उसका माइनस बैलेंस यानी क्या हो गया, लॉस। रिजर्व जो होता है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, उसका कभी माइनस बैलेंस होता नहीं है। तो अगर यहाँ पे माइनस बैलेंस आता है तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर देंगे। अगर प्लस आता है तो सीधा उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है मर्जर वाली मेथड, परचेस के हिसाब से कंपैरिजन में देखे जाए तो। नाउ नंबर 4, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पहली कंपनी का लिख दिया, दूसरी कंपनी का लिख दिया, प्लस माइनस एडजस्ट कर दिया। डिबेंचर का जो हमने पहले देखा था और फिर माइनस कर दिया हमने। यहाँ पे प्लस है फ्रेंड, ये प्लस है नॉट माइनस। दोनों कंपनी का हमें टोटल लेना है, ओल्ड कंपनीज का। प्रॉफिट और लॉस डिबेंचर का जो अभी प्लस या माइनस करना है वो कर दिया। फिर माइनस कर दिया नेगेटिव बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अगर माइनस बैलेंस आता है तो हमें यहाँ पे माइनस करना है। अब जो भी डिफरेंस आया यहाँ पे, जो भी बैलेंस आया वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये अमाउंट जो है वो प्लस में आती है तो इसका मतलब हुआ ये प्रॉफिट है और ये बैलेंस शीट में हमें दिखाना कहाँ पे है, अंडर रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में। और अगर ये माइनस आ जाता है तो फिर हमें ये दिखाना है बैलेंस शीट में ही, बट कहाँ पे, करंट एसेट्स के हेडिंग। चलिए कंप्लीट है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे फिर बाद में हमें प्रिपेयर करनी होती है, तो ये हमारे यहाँ पे मेथड कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो सिंपल है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास है, जैसे परचेस मेथड में हमने देखा था वही है, बराबर। अब ये 5 स्टेप जो है वो 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं फॉर द मर्जर टाइप्स ऑफ अमाल्गमेशन। तो देखो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट नोट्स देखा था, इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज एंड रिजर्व सब कुछ लेना है नई कंपनी को। फिर चेंजेस कहाँ पे होता है, शेयर्स की वैल्यू में, रिजर्व की वैल्यू में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने देखो कौन कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो किए। सबसे पहले क्या किया, शेयर्स की वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो देखा। फिर डिबेंचर का प्रॉफिट और लॉस देख लिया। फिर जो शेयर्स का डिफरेंस था वो कहाँ पे एडजस्ट किया, जनरल रिजर्व में। और डिबेंचर का जो प्रॉफिट और लॉस आया उसको मैंने कहाँ पे एडजस्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस के साथ। फिर एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप जब जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट करते हो शेयर्स की वैल्यू का चेंजेस, तो अगर ये जनरल रिजर्व जो है उसका लास्ट वाला क्लोजिंग बैलेंस जो है ये अगर माइनस में आ जाता है तो आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करना है, डायरेक्ट P&L में लिखना, सॉरी बैलेंस शीट में लिखना नहीं है, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस कभी भी नेगेटिव होता नहीं। ठीक है। दूसरा एक सिंपल मेथड भी आपने यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको कहाँ पे एडजस्ट करना है, जनरल रिजर्व में। कैसे एडजस्ट करना है, तो अगर यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे अगर प्लस आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस। और यहाँ पे अगर माइनस आता है तो फिर आपको क्या करना है, प्लस। सिंपल सा है। सेम इसी तरीके से आपको डिबेंचर का भी करना है। डिबेंचर का भी ये डिफरेंस अगर प्लस आता है तो P&L में आपको क्या करना है, माइनस। और अगर ये माइनस आता है
तो P&L में जाके आपको क्या करना है, प्लस। अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। दोनों कंपनी का पहले ले लेंगे वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है वो, अब उसमें डिबेंचर का एडजस्टमेंट कर देंगे और फिर कर देंगे नेगेटिव बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जो नेगेटिव बैलेंस है वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर इसका बैलेंस कैसे आएगा, तो इसका बैलेंस जो है वो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अगर ये प्लस आया तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में लिखना है बैलेंस शीट में, और अगर ये माइनस आया तो फिर आपको अदर करंट एसेट में लिखना है। ठीक है, तो आपको वो मेथड समझ में आ गई होगी, कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। अब इतना आपको ध्यान में रख के इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।